वेलकम टू फाइनेंशियल न्यूज एनालिसिस बाय प्रशांत मावानी। आप देख रहे हैं क्यूरियसली एजुकेशन। आज 31 जनवरी 2023 है। दोस्तों, अदानी ग्रुप के लिए एक अच्छी खबर है। आपको पता होगा कि अदानी और हाइडेनबर्ग जो हैं ये एक अमेरिकन कंपनी है और कुछ दिनों पहले हाइडेनबर्ग कंपनी ने अदानी ग्रुप के बारे में एक रिपोर्ट रिलीज की और इस रिपोर्ट में अदानी ग्रुप के बारे में काफ़ी नेगेटिव बातें जो हैं वो हाइडेनबर्ग ग्रुप ने बताई हैं। अदानी ने भी रिप्लाई देते हुए ये कहा है कि ये हमारी कंपनी और भारत को बेसिकली डैमेज पहुंचाने के लिए एक रिपोर्ट जो है ये हाइडेनबर्ग ने रिलीज़ किया है। फिर हाइडेनबर्ग ने फिर से एक अपना जो रिप्लाई है वो दिया। तो ये सिलसिला जो है वो चल रहा है। अब जब से ये हाइडेनबर्ग ग्रुप का रिपोर्ट आया है तब से अदानी के लिए मुश्किलें जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। आपको पता होगा कि गौतम अदानी जो दुनिया के थर्ड सबसे रिचेस्ट व्यक्ति थे वो आज लगभग 7th रैंक तक पहुंच गए हैं। बहुत सारा नुकसान जो है वो हुआ है अदानी एंटरप्राइज का और गौतम अदानी का बिकॉज ऑफ दिस रिपोर्ट। अब अदानी ने एक ऑफरिंग प्रोवाइड की है 20,000 करोड़ रुपीस का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर का मतलब क्या होता है? अपने आईपीओ कैसे काम करता है वो तो पता होगा, लेकिन ये फॉलो ऑन ऑफरिंग जो है उसको समझ लेते हैं। दोस्तों, एक ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती है, तो अदानी जो है वो ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। जब ऐसी कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पर ऑलरेडी लिस्टेड होती है वो जब अपने नए शेयर्स इश्यू करती हैं और ये शेयर्स जो हैं वो किनको ऑफर किए जाते हैं? इन्वेस्टर्स या फिर आप कह लीजिए जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ऑफर किए जाते हैं। जनरली स्पीकिंग प्रमोटर्स जो हैं उनको ऑफर किए जाते हैं। तो इसको कहते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, राइट? एक ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है वो अपने नए शेयर्स इश्यू करती हैं। किनके लिए? इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स के लिए। तो इसको कहते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। आई होप थिंग्स आर क्लियर है यार। तो अदानी ग्रुप जो है ये 20,000 करोड़ का ये फॉलो ऑन ऑफरिंग जो है वो स्टार्ट कर चुका है और ऐसे ही समय में मीन्स ये जब स्टार्ट हुआ उससे पहले ही कुछ दिनों पहले ही ये हाइडेनबर्ग ग्रुप का रिपोर्ट आया। तो अदानी के लिए काफ़ी चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव हो गई। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि अबू धाबी बेस्ड एक इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी है आईएचसी ने ये डिक्लेयर किया है कि ये आईएचसी जो है ये एफपीओ यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग में $400 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट करेगी। यानी कि $400 मिलियन के अदानी के शेयर्स जो हैं वो ये आईएचसी खरीदने के लिए तैयार हैं। बावजूद इसके कि अभी थोड़े नेगेटिव न्यूज़ चल रहे हैं, लेकिन ये आईएचसी कंपनी ने ये बताया है कि अदानी ग्रुप जो हैं इनके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं और अदानी ग्रुप के फंडामेंटल्स पर उनको पूरा भरोसा है। लास्ट ईयर ये आईएचसी कंपनी ने अदानी के जो ग्रीन इन्वेस्टमेंट के जो प्लान्स हैं, उनकी जो ग्रीन इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़ी हुई कंपनीज है, तो इसमें $2 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट किए थे। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स जंप्ड 52.4% जितना जंप जो है वो हमें देखने को मिला है अंटिल दिसंबर। तो यहां पर अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 के आंकड़े देखें तो यहां पर 52.4% जितना जंप इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में हमें देखने को मिला है और पहली बार $16 बिलियन का रिकॉर्ड का आंकड़ा जो है वो टच किया है भारत ने बाय एक्सपोर्टिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट? और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी ने प्ले किया है तो वो है स्मार्टफोन्स। पीएलआई स्कीम जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है स्मार्टफोन्स के लिए, तो इसने एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया। स्मार्टफोन्स में अगर हम बात करें तो एप्पल के एक्सपोर्ट्स जो एप्पल कंपनी के स्मार्टफोन्स जो हैं सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट एप्पल ने किया। उसके बाद सैमसंग का नंबर बताया जा रहा है। तो ये पीएलआई स्कीम फॉर स्मार्टफोन्स जो हैं तो इसने अपना रंग दिखाया है, इसने अपना जादू दिखाया है और ये जो हमने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए इसमें सबसे ज़्यादा लगभग 50% जितना एक्सपोर्ट जो है वो स्मार्टफोन का है, विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर आवर कंट्री। एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि आने वाले महीने में भी ये एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ऐसा ही ग्रो करता रहेगा और फाइनेंशियल ईयर 23 में पहली बार ऐसा होगा कि हम $20 बिलियन
का जो आंकड़ा है इसको क्रॉस करेंगे, पूरे साल का $20 बिलियन से ज़्यादा का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स। और ये जो एलिवेटेड एक्सपोर्ट्स हैं इसकी वजह से ये होगा, एलिवेटेड यानी कि जो अच्छे एक्सपोर्ट्स हुए हैं इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड डेफिसिट है ये थोड़ा कम होगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड डेफिसिट का मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हम इंपोर्ट करते हैं कंपेयर टू जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसमें जो डिफरेंस है ये डिफरेंस कम आएगा। इसमें ऐसा है कि आज भी भारत जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं उनको बहुत बड़ी क्वांटिटी में इंपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ले लें तो उसके बाद सेकंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर अगर कोई है मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट में, मर्चेंडाइज यानी कि सामान जो हम मंगवाते हैं और बेचते हैं, तो लेट्स से कि अगर हमने 100 रुपए का सामान जो है वो एक्सपोर्ट किया और 120 रुपीज़ का सामान जो है वो इंपोर्ट किया, तो यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट कितना होगा, 20 रुपीज़ का ट्रेड डेफिसिट होगा। ट्रेड डेफिसिट यानी कि हमने ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट की कंपेयर टू ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट की। अगर ये आंकड़ा रिवर्स हो जाए, लेट्स से कि 100 रुपीज़ का हम इंपोर्ट करें और 120 रुपीज़ का अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये 20 रुपीज़ जो है ये ट्रेड सरप्लस हो जाएगा, यानी कि हमने ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट की कंपेयर टू ज़्यादा चीज़ें हमने इंपोर्ट की। तो ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं हम बड़ी क्वांटिटी में भारत जो है इसको इंपोर्ट करता है, लगभग 80-85% जितना हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो ऑयल एंड पेट्रोलियम के बाद सेकंड नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आते हैं, राइट। और ऐसे समय में जब ऑयल की प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं और ऐसे समय में जब इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर अस। इसकी वजह से जो टोटल मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट है वो भी थोड़ा कम होगा। अब इंपोर्ट्स के आंकड़ों की बात करें तो इंपोर्ट्स जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के वो भी थोड़े इंक्रीज हुए हैं। 9.6% राइज हमें देखने को मिला है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में। तो ये सारे कंपोनेंट्स हम मंगवाते हैं और फिर जो फाइनल एक प्रोडक्ट है, लेट्स से एक फ़ोन है, तो उसको असेंबल किया जाता है, तो इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसमें भी हमें एक उछाल देखने को मिला है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के परचेस की बात करें तो इसमें 40.2% का उछाल हमें देखने को मिला है। तो कंपोनेंट में 9.6% एंड ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बात करें तो 40.2% का उछाल इंपोर्ट्स में हमें देखने को मिला है। तो इंपोर्ट्स अभी भी हमारे थोड़े हाई हैं। व्हीट प्राइसेस फेल, जो गेहूं है इसकी जो प्राइस है उसमें गिरावट हमें देखने को मिली है, लगभग 13% जितनी गिरावट देखने को मिली है। तो अब बड़ी बड़ी जो मंडीज हैं जैसे कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तो यहाँ पर 1 क्विंटल गेहूं की कीमत है 2550 रुपीज़, राइट। क्विंटल का मतलब होता है 100 किलो, तो 100 किलो गेहूं की कीमत इन सारे राज्यों में है 2550 रुपीज़। इसमें 13% का ड्रॉप देखने को मिला। लास्ट वीक यही सारी मार्केट्स में पर क्विंटल की प्राइस थी 2950 रुपीज़। तो ये गिरावट क्यों हुई? गिरावट इसलिए हुई क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह डिसाइड किया है कि जो 3 मिलियन टन गेहूं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास में है, जो स्टॉक पड़ा हुआ है एफसीआई के पास, तो ये स्टॉक जो है ये ओपन मार्केट में आने वाले 6 हफ्तों के अंदर बेचा जाएगा, इसको लिक्विडेट किया जाएगा। और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस गेहूं की है दैट इज 2015 रुपीज पर क्विंटल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023। तो ये एमएसपी जो है वो हर साल अप डाउन होती है, इसको चेंज किया जाता है। तो ये 3 मिलियन टन एक्स्ट्रा गेहूं जब मार्केट में धीरे धीरे आएंगे तो इसकी वजह से सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस जो है इसकी कम होगी। और आने वाले समय में जो राबी की फसल है, अब गेहूं जो है ये एक राबी की फसल है, विंटर महीने में ये तैयार हो जाता है। तो राबी की फसल जो है वो इस साल अच्छी होने वाली है और एफसीआई से भी कुछ गेहूं जो है उसको लिक्विडेट किया जाएगा। तो ये 2 रीजंस की वजह से प्राइसेस जो है वो आने वाले समय में व्हीट की कम होगी। एफसीआई की बेस प्राइस अगर हम देखें, यानी कि कितने रुपए में ये ऑफर करेगा, तो 2350 रुपीज़ पर क्विंटल ये ऑफर करेगा। इसमें जो फ्रेट कॉस्ट है वो इंक्लूडेड नहीं है, इसको एक्सक्लूड किया गया है। यानी फ्रेट यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है इसको ऐड कर दे तो थोड़ा ये पर क्विंटल प्राइस जो है वो अप जा सकता है। एफसीआई का इकोनॉमिक कॉस्ट जो है ग्रेन का वो लगभग 2654 रुपीज़ पर क्विंटल है। तो जो मिनिमम
सपोर्ट प्राइस में एफसीआई ने गेहूं खरीदा, ऊपर से स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और दूसरे कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट, ये सारी चीज़ें लगा दें तो ये प्राइस जो है वो एफसीआई को पर क्विंटल गेहूं जो है वो 2654 रुपीज़ में पड़ता है। और एफसीआई को एक बफर मेंटेन करना पड़ता है, तो अब एफसीआई के बफर यानी कि एक मिनिमम अमाउंट जो है वो एफसीआई को अपने पास रखनी पड़ती है। तो दिसंबर की बात करें, अप्रैल महीने की बात करें तो जितना स्टॉक चाहिए, जनवरी की बात करें तो जितना स्टॉक चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा जो स्टॉक है वीट का वो एफसीआई के पास ऑलरेडी है। और लास्ट ईयर जो है वो गेहूं की फसल जो है वो थोड़ी कम हुई थी बिकॉज ऑफ हीट वेव। तो ये रीज़न है नंबर वन जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हुआ था, और डिमांड इंक्रीज हुई थी बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल सिनारियो। ग्लोबल सिनारियो की बात करें तो खास करके यूक्रेन का जो युद्ध है, यूक्रेन वॉर है, इसकी वजह से, क्योंकि यूक्रेन और रशिया को आप मिला दे तो लगभग 25% जितना गेहूं का प्रोडक्शन जो है ये दो देश करते हैं, रशिया और यूक्रेन। तो ये दोनों देश युद्ध में एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं, तो इसकी वजह से वीट का सप्लाई जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में नहीं हुआ। तो ग्लोबल सिनारियो ये था, इसकी वजह से वीट की डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बाय इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, आईएमएफ जो है ये यूएसए का कैपिटल कौन सा है, वॉशिंगटन डीसी। तो वॉशिंगटन बेस्ड एक मल्टीलैटरल लेंडर है आईएमएफ, और अपना रिपोर्ट जो निकाला है आईएमएफ ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, तो इसमें ये बताया है कि 2023 के ग्रोथ की बात करें तो इंडिया और चाइना दो ऐसे देश हैं जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का लगभग 50% जितना जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। आईएमएफ के रिपोर्ट ने यह बताया है कि इंडिया रिमेन्स ए ब्राइट स्पॉट, टुगेदर विद चाइना इट विल अकाउंट फॉर हाफ ऑफ ग्लोबल ग्रोथ दिस ईयर वर्सेस जस्ट 10th फॉर यूएसए एंड यूरो एरिया कंबाइंड। और यहां पर देखिए आप, ये टेबल है 2023, दिस इज 2024, और ये जो ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में एक जो फोरकास्ट किया गया था, फिगर्स इन ब्रैकेट्स आर अर्लियर प्रोजेक्शंस के, ये जो प्रोजेक्शन दिए गए थे बाय आईएमएफ तो ये हैं। तो इंडिया 2023 में 6.1% से ग्रो करने वाला था, ऐसा प्रोजेक्ट किया गया था, लेकिन अब रिपोर्ट ये कहती है कि 6.1% से हमारा ग्रोथ होगा 2023 में, और 2024 जो है इसमें हमारा ग्रोथ होगा 6.8%। चाइना का 4.4% अनुमान लगाया था, लेकिन चाइना का ग्रोथ अच्छा होगा 5.2%। नेक्स्ट ईयर 4.5% होगा, तो हमारा ग्रोथ जो है वो नेक्स्ट ईयर इंक्रीज होगा, चाइना का ग्रोथ जो है वो ड्रॉप होगा। यूएसए की बात करें तो उसका 1% प्रोजेक्ट किया गया था, तो यहाँ पर 1.4%, और नेक्स्ट ईयर 1.2%, तो इसमें गिरावट है 1%। यूरो एरिया की बात करें तो 0.5% प्रोजेक्ट किया गया था, 0.7% से ग्रोथ होगा, और नेक्स्ट ईयर 1.8 प्रोजेक्ट किया गया था, लेकिन 1.6% से ग्रोथ होगा। ये बड़ी बड़ी इकोनॉमीज की बात करें तो यूके एकमात्र ऐसी इकोनॉमी है जो रिसेशन फेस करेगी, 0.3% प्रोजेक्ट किया गया था, लेकिन अब यूके जो है वो रिसेशन फेस करेगा, और नेक्स्ट ईयर भी उनका ग्रोथ जो है वो थोड़ा प्रोजेक्शन से अच्छा होगा। वर्ल्ड की अगर हम बात करें ओवरऑल तो 2.7 प्रोजेक्ट किया गया था, लेकिन 2.9% से वर्ल्ड का ग्रोथ होगा, और नेक्स्ट ईयर 3.2 की जगह 3.1% जितना ग्रोथ होगा। और 2022 की बात करें तो भारत का जो ग्रोथ है ये 6.8% से होगा। तो बेसिकली भारत का 2022 में 6.8%, 23 में 6.1, और फिर से एक उछाल हमें देखने को मिलेगा 6.8% इन 2024। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये खास करके ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, जो थर्ड क्वार्टर रहा लास्ट ईयर का थर्ड क्वार्टर, तो इसमें एक सरप्राइजिंग रेजिलिएंट हमें देखने को मिला। स्ट्रॉन्ग लेबर मार्केट, हाउस होल्ड कंजम्पशन जो है वो अच्छा रहा, बिजनेस इन्वेस्टमेंट अच्छा रहा, और इसी के साथ साथ जो यूरोपियन एरिया में जो एनर्जी क्राइसिस एक प्रोजेक्ट की जा रही थी तो उसका एडाप्टेशन जो है वो अच्छी तरीके से हुआ। तो ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से ओवरऑल ग्लोबल ग्रोथ जो है वो अच्छा नज़र आ रहा है। और चाइना जो है अब लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, तो चाइना फिर से ओपन होगा, तो इसकी वजह से इकोनॉमी जो है इसमें एक रिबाउंड हमें देखने को मिलेगा। बहुत सारी जगहों पर इन्फ्लेशन जो है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आता जा रहा है, तो दिस इज़ ए गुड न्यूज़। इन्फ्लेशन जब कम होगा तो चीज़ों की डिमांड जो है वो बढ़ेगी, और यूएसए का जो डॉलर है वो ये कमज़ोर हो रहा है, तो भारत जैसे डेवलपिंग देश के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि ऑयल का ही अगर हम एग्जांपल लें
तो जैसे मैंने आपको बताया 85% जितना ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, तो इसके लिए हम डॉलर देते हैं। तो डॉलर की कीमत जब बढ़ जाती है तो हमारा इंपोर्ट जो है वो एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन डॉलर की कीमत जब कम हो जाती है तो हमारा इंपोर्ट जो है वो थोड़ा सस्ता हो जाता है। तो डॉलर जब वीक होगा तो बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये एक अच्छी खबर होगी। सो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से IMF ये बता रहा है कि इंडिया और चाइना मिलकर लगभग 50% जितना कंट्रीब्यूशन जो है वो ये ग्रोथ में करेंगे। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो शेयर इट विद अदर पीपल एज वेल। प्लीज डू सपोर्ट मिशन लाइफ। आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।